आप सभी का स्वागत है डिजिटल एकलव्य के हैकिंग कोर्स में। एंड मैं मोहित साहू आज आप लोगों को बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ हैकिंग के बारे में कि हैकिंग के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या चीजें होती है जो हैकिंग वर्ल्ड में आपको जाननी चाहिए ताकि हम कोर्स में आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम हैकिंग की बात कर रहे हैं। तो हैकिंग की इसलिए जाती है ताकि हम चीजों को सिक्योर बना सकें। तो हमें सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ती है? तो जब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो हमें जो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत रैपिडली बदल रही है आज के टाइम पे। जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके साथ में टेक्नोलॉजी को और इजी किया जा रहा है लोगों के लिए ताकि लोग उसको इजीली यूज कर सकें। बट जब भी कोई चीज को इजी बनाया जाता है तो उसको इजी बनाने के पीछे जो बैकएंड होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक बहुत इजी टू यूज है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, बट उतना ही ज्यादा उसका पीछे जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है। आप गूगल की बात करें, गूगल एक छोटा सा सर्च बॉक्स देता है और आप उसमें पूरे वर्ल्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। बट अगर आप गूगल की फंक्शनैलिटी को देखें, अगर उसके बैकएंड को देखें, प्रोग्रामिंग को देखें, तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब भी चीजें इजी होती है पीछे की बैकएंड कॉम्प्लेक्स होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। बट आज के टाइम में हैकिंग की मतलब जो एक्सप्लॉइट्स आते हैं या हैकिंग करने के जो तरीके हैं वो इतने आसान होते जा रहे हैं कि इसके लिए स्किल सेट की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आजकल हैकर बन जा रहा है। अगर आप बात करें तो हमारे पास पब्लिक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। पब्लिक एक्सप्लॉइट मतलब कुछ कोड्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनसे हम चीजों को हैक कर सकते हैं। हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। तो काफी ज्यादा स्किल लेवल भी डाउन हो रहा है जिसके कारण हम लोग चीजों को आसानी से हैक कर सकते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट नहीं कर पाने के कारण, एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर नहीं कर पाने के कारण और साथ ही सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं कर पाने के कारण यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ते हैं, मतलब इनको हैकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और इन चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि हैकर हैक करे उससे पहले आप उसे हैक करें और आप जो है पता कर सकें कि आपके पास क्या सिक्योरिटी लूपहोल्स हैं। अब हम लोग बातें करते हैं एसेट्स की। जैसे कि हमारे लाइफ में एसेट्स अगर हम लोग फिजिकली देखें तो हमारे बैंक अकाउंट, हमारे पास जो बैंक में होते हैं पैसे, या हमारे गोल्ड या हमारे ज्वेलरी या ऐसी चीजें, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान होती है, बहुत वैल्यूएबल होती है, उसे हम फिजिकल एसेट्स कहते हैं। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पासवर्ड्स, हमारे ईमेल आईडी, हमारे ईमेल्स और हमारे पर्सनल चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सारे हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं। और यही दोनों चीजें, सुरक्षा की बात है, हम इन्हीं दोनों चीजों की करेंगे हमेशा। तो अभी इस कोर्स में हम लोग डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा और उनको सुरक्षा करने के लिए हम कैसे, अगर मैं आपको बात करूं तो टू स्टॉप ए हैकर यू हैव टू थिंक लाइक ए हैकर। ओके, सो आपको एक हैकर बनना पड़ेगा तभी आप इन चीजों की सुरक्षा कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रायंगल की। सिक्योरिटी ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जितनी ज्यादा हम लोग चीजों को सिक्योर बनाने की कोशिश करते हैं चीजें उतनी ज्यादा टफ होते जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मम्मी पापा आपको सिक्योरिटी देने के लिए आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते जाते हैं। दैट्स वाई आपको घर से बाहर जाने नहीं देते, आपको ज्यादा टीवी देखने नहीं देते, आपको मोबाइल पे यूज करने नहीं देते। तो अगर वो सिक्योरिटी फीचर की बात करें, अगर वो आपके ऊपर कुछ लगाम लगाते हैं तो वो एक तरह से सिक्योरिटी फीचर हुआ। और आपके ऊपर जो लगाम लगाया गया उसके कारण जो है आपका ईज ऑफ यूज वाली पार्ट कम हो गई। मतलब अगर आप सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो ईज ऑफ यूज दूर हो जाता है, एज वेल एज फंक्शनैलिटी भी। अगर चीजों की फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि चीजें जब जितनी ज्यादा फंक्शनल होगी उतने ज्यादा हैकर्स के पास चांसेस होंगे कि वो उनमें वल्नरेबिलिटी ढूंढ पाएगा। मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा वेबसाइट के माध्यम से। अगर आप HTML की वेबसाइट करें जो कि एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसे हैक करना बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि उसमें कोई फंक्शन होते ही नहीं है, वो एक सिंपल HTML की वेबसाइट होती है। और एक डायनामिक वेबसाइट की अगर आप बात करें, जो एक डायनामिक फंक्शन होता है जिसमें PHP का बैकबेन या कुछ भी एक बैकएंड होता है, उन टाइप की वेबसाइट को हैक करना ज्यादा आसान होता है। तो एक तरह से फंक्शनैलिटी जितनी बढ़ेगी सिक्योरिटी कम होगा, जितना ज्यादा इजी होगा सिक्योरिटी उतना कम होगा, और जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी चीजें इजी टू यूज भी कम होगी और फंक्शनैलिटी भी उसकी थोड़ी कम होगी। तो हमें इन सब का बीच का एक मीडियम निकालते हुए एक प्रोडक्ट हमें मार्केट में लॉन्च करना होता है या लाना होता है जो सिक्योर्ड हो। आगे हम बात करेंगे हैकिंग क्या है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप अपने मन में भी बताइए कि हैकिंग है क्या, जो आपने सोचा होगा।
एक्चुअल में हैकिंग एक इनोवेशन प्रोसेस है। हैकिंग एक इट्स काइंड ऑफ आर्ट। अगर आप देखा जाए तो हैकिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी वस्तु की सिक्योरिटी को तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हैकिंग की बात आपने विकिपीडिया और कहीं पे भी पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर आप किसी भी चीज को अलग तरीके से करते हैं जिससे वो चीज इनोवेटिव हो जाए या उस चीज पे नया कुछ इनोवेशन है, तो वो होती है हैकिंग। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं विंडोज 98, विंडोज एक्सपी। हमें हम उस विंडोज से भी काम चलाते थे, बट हमें नए विंडोज की जरूरत पड़ी क्योंकि वो विंडोज वनरेबल थे, वो विंडोज में वीकनेस थी। मतलब कुछ लोगों ने उसे हैक किया और हैक करने के बाद नए विंडोज को लाया गया। तो इसी तरह से हैकिंग एक सतत प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जहाँ पे हम नई चीजों को इनोवेट करते हैं। बेसिकली अगर हैकिंग का टर्म जो आप लोगों ने सुना तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हैकिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अथॉराइज्ड या अनअथॉराइज्ड तरीके से किसी भी सिस्टम को ब्रेक करते हैं और और उस पे जो है एक्सेस, उस पे पूरा एक्सेस गेन करते हैं एंड उस पे जो है अपना एक्सेस मेंटेन भी करते हैं। सो अगर हम देखा जाए तो अगर किसी चीज को अनअथॉराइज्ड तरीके से किया जाए तो उसे मलेशियस हैकिंग कहा जाएगा। अगर अथॉराइज्ड तरीके से किया जाए तो उसे एथिकल हैकिंग कहा जाएगा। आगे बातें करते हैं क्रैकिंग की। हैकिंग और क्रैकिंग ये दोनों टर्म्स थोड़े अलग हैं और मैं ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि क्रैकिंग एक तरह से टेररिज्म होता है। अगर आपके हैकिंग के नॉलेज को आप किसी चीज को बुरे पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसे हम क्रैकिंग कहेंगे। हैकिंग, जैसे मैंने पहले से आपको बताया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे आपको ट्राई करना होता है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तब तो आप नेक्स्ट जाते हैं, अदरवाइज वो प्रोसेस आप वापस से ट्राई करते हैं। सो अब हम बात करते हैं, क्या हैकिंग एथिकल हो सकता है? यस। अगर आप बात करें, हमें मार्शल आर्ट या इन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कई बार स्कूलों में। उस ट्रेनिंग के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, उसके पीछे का उद्देश्य होता है सेल्फ डिफेंस। हैकिंग भी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हैकिंग जानते हैं तो आप उससे बच भी सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो अभी हम कुछ हैकर्स के बारे में बात करेंगे। काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें हैकिंग पता होती है, हैकर्स के नाम पता होते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस कैटेगरीज से होते हैं। अगर हम बातें करें तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम सीखने वाले हैं, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी जब आप हैकिंग को परस्यू करते हैं। तो एक होता है कोडर। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मेथड को देखते हैं, किसी भी हैकिंग मेथड को देखते हैं और उन मेथड से नया इनोवेट करते हुए ये लोग नए टूल्स मार्केट में लाते हैं। ये लोग नई चीजें क्रिएट करके लाते हैं, ये लोग कोड करते हैं। तो बेसिकली कोडर वो कैटेगरी के हैकर होते हैं, या ये एक तरह से रियल हैकर होते हैं जो कि आपको नए टूल्स मार्केट में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक हैकिंग करते हैं, आपने कोई तरीका देखा, आपने कोई सॉफ्टवेयर देखा, तो जो वो बंदा जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है वो इस तरीके के कोडर की श्रेणी में आएगा और वो एक तरह से रियल हैकर होता है। नाउ हम लोग बातें करते हैं एडमिन की। एडमिन वो लोग होते हैं जो उन टूल्स का जिसे कोडर ने बनाया है उसका वो उपयोग करते हैं हैकिंग करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए स्क्रिप्ट किडी, ये वर्ड आपको हैकिंग वर्ल्ड में काफी पॉपुलर मिलेगा। ये वो बंदे होते हैं जिन्हें हैकिंग टूल्स का बहुत अच्छे से उपयोग करना आता है। ये टूल्स के जो डॉक्यूमेंटेशन नेट पे अवेलेबल होते हैं उसके बारे में पढ़ करके, या उनको 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 कोई नॉलेज नहीं होता कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बस वो उन टूल्स का यूज करते जाते हैं और हैकिंग करते हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो टूल एक्चुअल में काम कैसे करता है, उस टूल का उपयोग क्यों किया गया, या उस टूल से हैकिंग जो की जा रही है वो बेसिकली किस पर्पज से है। जैसे कि अगर आपको बात किया जाए, किसी एक काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज पेनिट्रेशन टेस्टिंग की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है। एंड ऑन दैट प्रोसेस लोगों को लगता है कि काली लिनक्स का यूज नॉर्मली मलेशियस हैकिंग में भी किया जाता है। तो एक्चुअल जो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं वो इस टाइप की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। नाउ अगर हम बात करें व्हाइट हैट हैकर्स की, टाइप्स ऑफ हैकर में हम बात करते हैं, मेजर 3 टाइप के लोग होते हैं इसमें। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर। ये वो हैकर होते हैं जो बेसिकली हैकिंग किसी कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। इनका काम होता है आप हैकिंग करके उस कंपनी को या उस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, वो जो सिस्टम होती है उसके ऑनर को रिपोर्ट करना है कि उनके में सिक्योरिटी लूप होल है। ये वो लोग होते हैं जो व्हाइट कॉलर काम करते हैं, मीन्स ये आपके लिए जॉब करेंगे, ये आपके लिए हैक करेंगे एंड ये आपको रिपोर्ट करेंगे।
सो इस टाइप के हैकर्स जो होते हैं यही एक्चुअली प्रोफेशनल हैकर होते हैं, जिन्हें आप रियल वर्ल्ड में जब आप कभी सामने देख पाएंगे, कभी आप इनसे मुलाकात कर पाएंगे। ये वो हैकर होते हैं जिन्हें हम सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की। ये वो हैकर होते हैं जो लोगों के सामने नहीं आते। इन हैकर्स को जनरली हैकिंग से फन मिलता है, मजा मिलता है, या वो हैकिंग अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने नॉलेज का गलत यूज किया है और ये अनएथिकली उस नॉलेज का यूज करते हुए पैसे कमाते हैं या फन करते हैं, या फिर एक्टिविज्म मीन्स समाज के लिए भी कुछ कुछ कभी कभी कर लेते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की। ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट का। तो ये वो लोग होते हैं जो कभी कभी अच्छे काम भी करते हैं, प्लस साथ में वो कभी कभी पैसे कमाने इन चीजों के लिए बुरे काम भी करते हैं। कुछ एसेंशियल टर्मिनोलॉजी है जिन्हें हम इस कोर्स में ध्यान रखेंगे। थ्रेट थ्रेट एक एक्शन होता है या एक इवेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि कहीं पे सिक्योरिटी लूपहोल है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि सिक्योरिटी लूपहोल क्रिएट हो सकते हैं या आगे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वनरेबिलिटी वनरेबिलिटी जो है एक वीकनेस होती है जो कि किसी मतलब जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसमें कोई ऐसी वीकनेस है जिससे वो सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, तो वो उसकी वनरेबिलिटी कहलाती है। अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम बात करें कि जैसे आपके कुछ बुरे आदत हो सकते हैं और वो बुरे आदत के दम पे आपका फ्रेंड आपको ब्लैकमेल कर सकता है, तो जो आपके बुरे आदत हैं वो आपकी वनरेबिलिटी कहलाएगी। उसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट में कुछ ऐसे लूपहोल छूट जाते हैं कोडिंग के दौरान, जिसका उपयोग करते हुए हैकर उस साइट को हैक कर सकते हैं। उन लूपहोल्स को हम वनरेबिलिटी कहते हैं। टारगेट ऑफ एवोल्यूशन एक जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं एज ए हैकर, एज ए व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर, तो उस कंपनी में हम एक जिस भी टारगेट को हमें हैक करना है या जिस टारगेट को हमें सिक्योरिटी टेस्ट करना है या ऑडिट करनी है, उस टारगेट को हम बोलते हैं टारगेट ऑफ एवोल्यूशन। ये हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि फोटोग्राफी में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसकी हम फोटो लेते हैं, एज एज ए सेम लाइक दैट हमारे पास एक हैकिंग में भी टारगेट होता है कि ये वेबसाइट हमारा टारगेट है और इस वेबसाइट की हमें सिक्योरिटी ऑडिट करनी है। अब हम लोग बातें करते हैं अटैक की। एन असॉल्ट ऑन सिक्योरिटी सिस्टम दैट डेराइव फ्रॉम एन इंटेलिजेंट थ्रेट मीन्स सिंपली एक समझते हैं अटैक होता क्या है। अटैक एक एक्शन होता है जिससे हम लोग किसी की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अटैक करने के लिए हमें एक वनरेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सप्लॉइट। ये एक तरीका होता है, इट्स अ डिफाइंड वे टू ब्रिज द सिक्योरिटी ऑफ एन आईटी सिस्टम थ्रू द वनरेबिलिटी। अगर हमें कहीं पे वनरेबिलिटी मिलती है तो उस वनरेबिलिटी के थ्रू हम लोग अंदर कैसे घुसे, वो जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लॉइट, और इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लॉइटेशन। तो वो जो तरीका है, या तो आइदर वो एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, या कोई ट्रिक हो सकती है, या तो वो एक कोड हो सकता है, एक पीस ऑफ कोड हो सकता है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट बोलते हैं। तो एक अगर कंप्लीट वनरेबिलिटी, एक कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें या हैकिंग की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो किसी भी सिस्टम पे जब हम पहले टारगेट करते हैं सिस्टम को, जिसे हमें बोलते हैं टारगेट ऑफ एवोल्यूशन। उस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि कोई वनरेबिलिटी है क्या। अगर कोई वनरेबिलिटी है तो उसे हैक करने का तरीका हम ढूंढते हैं जिसे हमें एक्सप्लॉइट बोलते हैं, एंड उसे जब हम हैक करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं अटैक, या उसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सप्लॉइटेशन। व्हाट डज एथिकल हैकर डू? तो कोई भी हैकिंग की प्रक्रिया या कोई भी प्रक्रिया हमारे लाइफ में एक साइकिल में चलती है, एक उसका स्टेप बाय स्टेप हमें करना होता है। हैकिंग करने के लिए एक प्रक्रिया होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, देन स्कैनिंग, देन गेनिंग एक्सेस, देन रिपोर्टिंग वनरेबिलिटी। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वो फेस होता है जहां पे हम लोग अपने टारगेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद उन गैदर्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे हमें हैक करना है कोई वेबसाइट www.somethingname.com, तो हम उस वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। उन इंफॉर्मेशन में हम वनरेबिलिटीज को छांटेंगे या फिल्टर आउट करेंगे। वो स्क्रीनिंग प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्कैनिंग। उस प्रोसेस में जो वनरेबिलिटी मिली उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और उस सिस्टम पे एक्सेस लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं गेनिंग एक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो होता है
एक एथिकल हैकर के नजरिए में ये सारी चीजें करने के बाद, एक्सेस गेन करने के बाद, हम इन सारी चीजों की एक रिपोर्ट बनाते हैं और इन रिपोर्ट को हम लोग जो है सबमिट करते हैं उस सिस्टम के ऑनर को। ये पूरा प्रोसेस सिक्योरिटी ऑडिट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऐसे ही अन्य नामों से जाना जाता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एक मलेशियस हैकर की या एक ब्लैक हैट हैकर की, तो ये हैकर्स सेम इसी प्रक्रिया को निभाते हैं, बट ये लोग एक्सेस गेन करने के बाद वहां पे एक्सेस मेंटेन भी करते हैं। मतलब अगर इनके एक्सेस कभी खत्म भी हो जाए तो ये लोग कुछ वहां बैकडोर बना के रखेंगे, जिससे इनका एक्सेस हमेशा वहां पे सिस्टम पे बना रहे। सपोज आपने कोई वेबसाइट हैक की, तो अगर आप व्हाइट हैट हैकर हैं तो आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट बना करके उसके ऑनर को सबमिट करेंगे। अगर आप ब्लैक हैट हैकर होते हैं तो आप उस वेबसाइट को हैक करने के बाद वहां अपना एक्सेस मेंटेन करते हैं और कुछ सबूत मिटाते हैं। सबूत मिटाना, क्लियरिंग ट्रैक्स मीन्स जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, हमारे आईपी लॉग्स उस वेबसाइट में जाते हैं, जिससे वो कंपनी का ऑनर या वेबसाइट का ऑनर हमें ट्रैक डाउन कर सकता है। तो हैकर, जो मलेशियस हैकर होते हैं, जब भी वो हैक करते हैं, अपने आईपी लॉग्स सामने वाले सिस्टम से डिलीट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। हम फिर से अगर बात करें हमें हैकर्स की जरूरत क्यों है, तो हमें नए ओएस, मॉडर्न ओएस, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड कंप्यूटर, अपडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सब के लिए हमें हैकर्स की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए जिसे आप ढूंढें, फेसबुक किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है और फेसबुक ने कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हुए अपना खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है, उसका नाम क्या है। इसके साथ ही गूगल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। व्हाट डू एथिकल हैकर डू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट एक बार फिर से यहाँ पे एक जो प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज की सिक्योरिटी को कैसे एवेल्युएट किया जाता है, तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। इस फेज में हम लोग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सामने वाले से, जो कि नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज के साथ होता है। इसमें हम लोग जो है वहां पे डिसाइड करते हैं कि टारगेट क्या होगा, किस टेक्नोलॉजी पे टारगेट बना हुआ है, कैसे एवोल्यूशन का प्रोसेस होगा, हम लोग कौन कौन सा अटैक परफॉर्म करने वाले हैं, और हम डेटा सिक्योरिटी के लिए भी वहां पे एक डेटा प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू हम वहां पे एनडीए साइन करते हैं, जिससे हम बताते हैं कि हम उस टारगेट को हैक करने के बाद उसके डेटा की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग कंडक्ट फेज पे आते हैं, जहां पे हम लोग एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद, मतलब सारी चीजें हैक करने के बाद, हम वहां पे एक पेपर में या उसका एक पूरा रिपोर्ट रेडी करते हैं। अब वो पूरे जो रिपोर्ट रेडी हुआ है उसको हम लोग कंक्लूजन फेज पे सबमिट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि किस वल्नरेबिलिटी को पैच करना है और किसे नहीं। ये जरूरत के हिसाब से आगे पीछे किया जाता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग अगर देखा जाए, ऑडिटिंग जो होती है वो कई तरीके की होती है। एक होता है ब्लैक बॉक्स अप्रोच, एक होता है व्हाइट बॉक्स अप्रोच, एक होता है इंटरनल टेस्टिंग, या इसे ही ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स अप्रोच मतलब आपको कोई भी नॉलेज नहीं होता टारगेट के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता कि वो वेबसाइट का एडमिन पेज कहाँ है, वो वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो वेबसाइट का अंदर में कोड्स में क्या लिखा हुआ है। अगर आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो आपको उस पूरे नेटवर्क या उस वेबसाइट की पूरी नॉलेज होती है, आपको कोड्स के बारे में पता होता है, आपको हर चीज पता होती है, जिससे आपको टेस्टिंग आसान हो जाती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को सबसे अच्छा बताया जाता है क्योंकि इस टेस्टिंग में आपको रियल वर्ल्ड अटैक के बारे में पता चल जाता है। इंटरनल टेस्टिंग या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ये होती है जिसमें हम सबसे पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, देन व्हाइट बॉक्स, मतलब सबसे पहले हम बाहर से हैक करके देखते हैं कि हम कितनी इंफॉर्मेशन जुटा करके हैक कर पा रहे हैं। फिर इंटरनली हम लोग कोड ऑडिट करके भी देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको और ज्यादा हैक कर सकते हैं। ये हमारे कुछ फेमस हैकर्स के नाम है, केविन मैटनिक एंड लेनेस्ट टॉरवाल्ड्स। ये सारे वो हैकर्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ें ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, तो इसलिए मैंने इनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हैकर से कैसा बचा जा सकता है? सबसे पहला तरीका जो है, कभी भी कंप्यूटर मत खरीदिए। अगर आपने कंप्यूटर खरीद लिया है तो प्लीज इंटरनेट कनेक्शन के लिए कभी अप्लाई मत करिए। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है तो प्लीज शट डाउन योर कंप्यूटर इमीडिएटली एंड नेवर टर्न इट ऑन। So the only protection against everything is to unplug your computer system and lock them away so no one can touch them, not even you. So to catch a hacker, you have to think like a hacker. अगर आपने बात करें एक और जो हम लोग छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपने हॉलीवुड्स में देखे होंगे हैकर्स आर लाइक दैट कि एक बार वो लिखते हैं कुछ
एंड एवरीथिंग उनके पास आते हैं। अगर आप रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हैकिंग इज लाइक आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीजें अब मैं बातें करूंगा। हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम हैकिंग कर रहे हैं तो हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक स्क्रिप्ट किडी से एक टूल लवर बनाता है। आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है वनरेबिलिटीज कैसे काम करते हैं उनके बारे में, कैसे वनरेबिलिटीज आए थे और कैसे उनको ढूंढा जा सकता है। आपको खुद के टूल लिखने में हेल्प करता है, आपको अपने अपने खुद के स्क्रिप्ट बनाने में हेल्प करता है, किसी और के टूल्स को मॉडिफाई करके बेटर बनाने में हेल्प करता है। सो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न। तो हम लोग बातें करते हैं, अगर वेब एप्लीकेशन हैकिंग की बात कर रहे हैं तो आपको HTML जावास्क्रिप्ट, सर्वर साइड में PHP और SQL का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि HTML और जावास्क्रिप्ट से आप XSS, CSRF जैसे अलग अलग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें आपको काफी हेल्प में मिल जाएगी। अगर आप PHP, SQL के नॉलेज रखते हैं तो आपको SQL इंजेक्शन जैसे चीजें, रिमोट फाइल इंक्लूजन, लोकल फाइल इंक्लूजन जैसे अटैक्स में काफी हेल्प मिल जाएगी, जो आपको इजीली समझ में भी आएगा और आप कुछ नए अटैक्स भी ढूंढ पाएंगे। अगर आपको एक्सप्लॉइट राइटिंग करनी है या आपको जो है विंडोज से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजों पे हैकिंग करनी है तो आपको C++ का नॉलेज होना चाहिए, जो काफी अटैक्स जैसे बफर ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो में आपकी हेल्प करेगा। आपको असेंबली का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आपको सेल कोड्स लिखने में हेल्प करता है। सेल कोड्स वो चीजें होती है जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं यूजिंग बफर ओवरफ्लो एंड स्टैक ओवरफ्लो वनरेबिलिटीज। साथ ही साथ असेंबली आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में हेल्प करता है, जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर, कीजन क्रैक बना सकते हैं। अगर आपको टूल्स बनाने, स्क्रिप्ट बनाने हैं तो बेस्ट लैंग्वेज आई वुड प्रेफर यू इज अ पाइथन। पाइथन बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बहुत इजी है सीखने के लिए। इसमें आप आसानी से मिनटों में कोई भी स्क्रिप्ट या टूल लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपका पूरा पाइथन एक डिजेंगर फ्रेमवर्क के साथ भी काम करता है, जो कि ऑलरेडी बैटरी लोडेड प्लेटफॉर्म है। साथ ही मैं बोलूंगा रूबी एक अलग लैंग्वेज है जिसको आप सीखें, क्योंकि मेटास्प्लॉइट करके एक फ्रेमवर्क है, हैकिंग का एक फ्रेमवर्क होता है जो इस पे रूबी पे बेस्ड है, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा मेटास्प्लॉइट और बाकी एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क पे। बेस्ट एक लैंग्वेज है जो आपकी जस्ट एक तरह से MS DOS की तरह काम करता है और ये आपके ऑटोमेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कोर्स पे आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हैकिंग वर्ल्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग होते हैं, फिशिंग होते हैं, इस टाइप के अटैक्स और क्या क्या होते हैं और उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। और डिजिटल एकलव्य का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे नेक्स्ट और भी जो वीडियो सीरीज है और भी जो हमारे कोर्सेज है उन्हें ज्वाइन करिए। धन्यवाद।